सॉल्यूशन का पार्ट 6 है। लास्ट वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तक हो गया था, और लास्ट में डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन या गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कहने का मतलब ये है कि किस टाइप का गैस होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे गैस जो परमानेंट गैस नहीं होते हैं, ऐसे गैस जो परमानेंट गैस नहीं हैं और जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोज गैस विच आर easily और more liquefied, दोज गैस विच आर इजली, और कहने का मतलब जो गैस आसानी से या अधिक मात्रा में लिक्विफाइड हो जाते हैं, दोज गैस विच आर इजली और मोर लिक्विफाइड, दे आर more soluble. That means their solubility are higher। कहने का मतलब ये है कि ऐसे गैस जो आसानी से अधिक मात्रा में लिक्विफाइड हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे गैस जो आसानी से द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आसानी से या बहुत अधिक मात्रा में लिक्विफाइड हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। दे हैव हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो गैस इजीली लिक्विफाइड नहीं होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो कौन से गैस हैं जो कि आसानी से लिक्विफाइड हो जाते हैं? तो वो गैस जो कि परमानेंट गैस नहीं है और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? Those gas which have higher critical temperature, they are more liquefiable। ऐसे गैस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता है, वो आसानी से अधिक मात्रा में लिक्विफाइड होते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए क्या है। क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आपने पढ़ रखा है क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से डिनोट करते, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर जिसके ऊपर या वह ताप जिसके ऊपर गैस लिक्विफाइड नहीं होता है, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर एबव दैट गैस कैन नॉट लिक्विफाइड। कहने का मतलब वह टेम्परेचर या वह हायर टेम्परेचर, वह ताप जिसके ऊपर गैस लिक्विफाइड नहीं होता है, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अधिक होता है, जो ऐसे गैस जो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर के हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वह बड़े आसानी से लिक्विफाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ, या ये कह सकते हैं कि ऐसे गैस या कौन से गैस जो हैं आसानी से लिक्विफाइड होते हैं। जो आसानी से लिक्विफाइड होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और कौन से गैस लिक्विफाइड आसानी से होंगे जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो गैस लिक्विफाइड नहीं होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, फैक्टर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
तो इसमें है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक, जनरली प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो घटती है। बाय इंक्रीजिंग, सिंपल सा एक लाइन, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन solubility decreases, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जनरली ये प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, जिसमें कि हीट उत्सर्जित होती है। क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी घटती है। थर्ड इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, एक चीज और हमने कहा कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों भाई, क्योंकि सिंपल शब्दों में समझें, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल तो वैसे ही एक दूसरे से बहुत दूरी दूरी पे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो और अत्यधिक दूरी पर चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का गैप और अत्यधिक बढ़ जाएगा, और जब गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा डिस्टेंस पे या उनके बीच में और ज़्यादा गैप हो जाएगा, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है और ज़्यादा हो जाएगा, तो गैस पास नहीं आएंगे। जब गैस पास नहीं आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाती है। अब हम कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर के इफेक्ट में होगा क्या, जब हम गैस मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाएंगे, जब गैस के मॉलिक्यूल पर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो गैस जो है वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। यदि आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्रेशर, यदि प्रेशर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है और पास ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको सिंपल से शब्दों में आप समझें कि जब गैस के मॉलिक्यूल के बीच का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बड़े आसानी से लिक्विफाइड हो जाएंगे। जैसे किसी सिलेंडर में भरा हुआ गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगा, और जैसे ही सिलेंडर से गैस बाहर निकलती है तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो जैसे ही स्पेस पाते हैं फैल जाते हैं। तो जब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्पेस पाने की वजह से उनके बीच का जो लिक्विफिकेशन हो रहा था वो रुक जाता है। तो कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, इसलिए जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने एक अपना लॉ दिया जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हेनरी लॉ। तो सिर्फ हेनरी लॉ के नाम से इसको आप जान लें कि हेनरी का लॉ किसे कहते हैं, और इन्होंने किस लिए बताया था, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पर प्रेशर के होने वाले प्रभाव को समझाने के लिए उन्होंने जो है हेनरी लॉ दिया। किसने दिया, हेनरी ने दिया। जैसे आप देखिए हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, according to Henry law,
the solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to the pressure। तो क्या कह रहा है हेनरी लॉ, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर की। तो इसके लिए उन्होंने जो डेरिवेशन दिया वो क्या है? सॉल्युबिलिटी इसको इंडिकेट किया यस से, और प्रेशर के लिए दैट इज पी। तो क्या कह रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आ जाता है के एच पी। के एच क्या है? के एच दैट इज हेनरी कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये सॉल्युबिलिटी के टर्म में उन्होंने दिया, सिंपल सा। उन्होंने कहा कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस इक्वल टू के एच पी। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। अब उसके बाद जब इन्होंने ये डेरिवेशन दिया तो उसी के बाद उन्होंने कहा कि यदि हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले लें तो कुछ डेरिवेशन इस तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या होगा? इफ वी टेक मोल फ्रैक्शन अभी हमने बताया है, इसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर as a measure of its solubility and P is the partial pressure of the gas, ऐसा कहा। तो क्या होगा? Then according to हेनरी लॉ क्या हो जाएगा? देखिए उन्होंने सिंपल से शब्दों में आप समझें कि पहले उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, तो डेरिवेशन मिल गया एस इक्वल टू के एच पी। यस दैट इज सॉल्युबिलिटी, पी इज द प्रेशर, और के एच क्या है? आपका हेनरी कांस्टेंट। फिर उन्होंने कहा कि यदि हम मोल फ्रैक्शन को ले लें, किस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन गिवन टेम्परेचर पे मीजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी को मीजर कर रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा है, यदि सॉल्युबिलिटी की जगह पर मोल फ्रैक्शन को ले लें तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to pressure। क्लियर? तो इन्होंने सिंपल वे में कहा कि यदि हम सॉल्युबिलिटी की जगह पर मोल फ्रैक्शन, इसको आप छोड़ दीजिए क्या हमने लिखा, सिर्फ आप हमारी बातों को समझें कि यदि उन्होंने कहा कि यदि सॉल्युबिलिटी की जगह पर मोल फ्रैक्शन को ले लें तो हेनरी लॉ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि मोल फ्रैक्शन जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कहने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। प्रेशर को पी से। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एक्स क्या हो जाएगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पी के। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली दैट इज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसको दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? P इक्वल टू के एच एक्स।
तो ये हो गया हेनरी लॉ, इसी को कहते हैं हेनरी लॉ। अब यहां पर आप देखें P क्या है, P दैट इज प्रेशर, क्लियर। KH हेनरी कांस्टेंट, क्लियर, एंड X दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हेनरी ने कहा, तो सिंपली हेनरी ने आपको सिर्फ दो डेरिवेशन, इनके दो इक्वेशन याद रखने हैं, S इक्वल टू KHP, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। और दूसरा, जब सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले लें तो ये हो गया, तो ये डेरिवेशन आप याद रखेंगे। ये चीजें आपको बस हेनरी लॉ में यही याद रखना है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो K इक्वल टू KHP न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, सॉल्युबिलिटी होगा तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब हम नेक्स्ट, हमारा अगला होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है हेनरी लॉ को और देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट दैट इज KH। तो KH यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सिंपली फर्स्ट पहला क्या है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ऑफ या KH वैल्यू ऑफ अ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, क्लियर। KH की वैल्यू जो होती है किसी गैस की अलग अलग सॉल्वेंट में अलग होती है। पहला KH का कैरेक्टर क्या है कि KH की वैल्यू किसी गैस की, जैसे हम उसमें सॉल्वेंट बदलेंगे तो KH की वैल्यू बदल जाती है। दूसरा, वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है, क्लियर। KH की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। थर्ड क्या होगा, दैट इज KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि यदि KH अधिक होगा, KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH का मान ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। यदि सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई तो KH की वैल्यू कम होगी। क्या कहने का मतलब, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है, इसको हमको देखना है कि हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशन है। इसको हमें देखें, एग्जाम में करके पूछा जाता है कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशन बताइए। तो फर्स्ट है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, सिंपली बस इसको याद रखना है, क्या होगा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब होगा कि ये क्या चीज है, प्रोडक्शन ऑफ बस इतना लिख देंगे तब भी चलेगा। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके ऐसे ड्रिंक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है बनाया जाता है, उसमें हेनरी लॉ। जैसे अब आप कोल्ड ड्रिंक ले लें, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक सब यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कहते हैं कि जितना ठंडा होगा, कोल्ड ड्रिंक जितना ठंडा होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, और जब भी कोल्ड ड्रिंक ठंडा खूब होता है तो जैसे ही हम उसकी बोतल को खोलते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बबल्स के रूप में ऊपर निकल जाती है। फट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें डिजोल्व है, प्रेशर अधिक होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म में बॉटल से बाहर निकल जाती है। और जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक ठंडा होगा उसका टेस्ट भी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें
से बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपके सोडा वाटर हैं, इन जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आपके कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर है, सब में कौन सी गैस घुली हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। उनका टेस्ट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है। उस पर कौन सा लॉ लगता है? हेनरी लॉ। तो कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडा वाटर, मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, दैट इज हेनरी लॉ। तो सिंपली से कुछ नहीं याद आया तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में सिंपली लिख सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर। इतना भी लिख देंगे तब भी। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक फर्स्ट हो गया। और सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहता है? डीप सी, दैट इज डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग या इसी को बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। ये क्या होता है? डीप सी, समुद्र के अंदर, ठीक है, समुद्र के अंदर जाने वाले लोगों के बारे में यहाँ बात हो रही है कि डीप सी डाइविंग, जो समुद्र के अंदर जाते हैं वहां पर भी हेनरी लॉ लग रहा है। कैसे भाई? देखिए, जब समुद्र के अंदर जो गोताखोर लोग जो भी समुद्र के अंदर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन के सिलेंडर जो ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भी घुली हुई होती है, और वो जो नाइट्रोजन गैस घुली हुई होती है, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस जो है वो बॉडी के अंदर पहुंच करके वो ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो जाता है। और जब यदि वो अचानक समुद्र के बाहर निकल आए, अचानक जो है पानी से बाहर आते हैं, तो क्या होता है कि वो जो, क्योंकि जो डिजॉल्व हो गई है नाइट्रोजन, उसको निकलने में जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो उसको वहां से पूर्ण रूप से वो निकल नहीं पाता, उसको निकलने में समय लगता है, और अंदर वो वेपर्स जगह जगह पर वो जो है एयर के रूप में बबल्स बना लेते हैं, और अचानक निकलने की वजह से जो है जो भी डीप सी डाइवर्स हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे।